तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अपनी रेलवे क्लास के अंदर, जहां पे हम तैयारी करते हैं सिलेक्शन की। आज मैं साइंस के बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। इससे पुरानी जितनी भी शिफ्ट है वो हमने हमारे लाइव सेशन में ले चुकी है। ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शिफ्ट है। यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन को मैं बाय डिटेल से हर एक पॉइंट को समझाते हुए आगे निकलूंगा, और क्या क्या इसमें पूछा जा सकता था ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि आने वाला जो हमारा एग्जाम है टेक्नीशियन का, उसमें हम बेहतरीन स्कोर कर पाए साइंस के अंदर। क्योंकि हमें पता है मैक्सिमम पोर्शन साइंस का ही होता है, जिसकी साइंस सही उसी का सिलेक्शन पक्का। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है अपने को। अल्कोहल के कार्बोक्सिलिक जो एसिड है, इसमें ऑक्सीकरण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट। बिल्कुल। अब ये पोटेशियम पर मैग्नेट कैसा होना चाहिए, देखो मैं आपको इसके बारे में पूरा बता देता हूँ, सारी बात बता देता हूँ इसके बारे में। पोटेशियम पर मैग्नेट को हम KMnO4 से लिखते हैं। अब देखो, चाहे ये क्षारीय हो चाहे यह उदासीन हो, उदासीन, क्षारीय या फिर ये अम्लीय, कैसा भी हो जाए, ये सभी के सभी हम क्या करते हैं ऑक्सीकरण में काम में लेंगे। इसको बारे में ध्यान में रखना। या इसके साथ में हम इसकी जगह एक चीज और को ले सकते थे, क्या, K2Cr2O7। इसको क्या बोलेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना। क्या बोलेंगे इसको, पोटेशियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट, इसका भी उपयोग हम क्या कर सकते थे, इसमें कर सकते थे। इससे एक्स्ट्रा अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो इसके अलावा ये भी हमसे पूछा जा सकता है, इसका भी उपयोग हम क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकरण में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को। पुरुषों में यदि डैश को शल्य चिकित्सा के द्वारा काट दिया जाए तो शुक्राणु स्थानांतरण को रोका जा सकेगा। बिल्कुल, ये बात सही है, रोका जा सकेगा। अब वो कैसे रोकेंगे, तो हम बोलेंगे शुक्रवाहक को रोकेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है वीर्य का निर्माण, यानी कि वीर्य को बनाता कौन है, सबसे पहले पोषण कौन देता है, तो मैं सबके बारे में आपको बताने वाला हूँ। देखो शुक्राशय का काम क्या होता है ना, सेमिनल वेसल जो होती है का काम क्या होता है, तो पोषण प्रदान करते हैं। सबसे पहली बात ये क्या देंगे, पोषण भी देंगे। ठीक है, ये क्या होता है, एक गाढ़ा फ्रुक्टोस युक्त एक तरल पदार्थ है। ये एक गाढ़ा है ना, फ्रक्टोस, ये ध्यान रखना, फ्रक्टोस युक्त है, फ्रक्टोस युक्त पदार्थ है ये, और गाढ़ा होता है, यानी कि इसका जो क्या बोलते हैं घनत्व है वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, ये शुक्राणु को क्या देगा, एनर्जी दे देगा। ठीक है ना, ले और क्या कर देगा साथ में, अगर गाढ़ा है यानी कि ये इसका आयतन ज्यादा होगा, है ना। ये बिल्कुल वीर्य का क्या करेगा, आयतन बढ़ा देगा, शुक्राणुओं का आयतन बढ़ा देगा वीर्य में। वीर्य के जो तरल पदार्थ है इसका अधिकांश भाग भी यही होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, शुक्राशय के द्वारा ही होता है ना। और ये क्या करेगा, तरल जो शुक्राणु होंगे ना, इनको तैरने के लिए गति भी प्रदान करेगा। तो इसका भी ध्यान रखना, ये क्या करता है, गति प्रदान भी करता है तैरने के लिए उनको। ठीक है, अब प्रोटेस्ट जो ग्रंथि है इसके बारे में बात करते हैं, ये क्या काम करती है। तो देखो ये क्या काम करेगी, ये भी वीर्य का निर्माण करती है, लेकिन ये क्या करेगी, एक अम्लीय तरल देगी। ध्यान रखना, एसिडिक अम्ल, अम्लीय तरल देगी। अब ये अम्लीय तरल क्या काम आएगा पता है आपको। हमें पता है कि योनि का जो माध्यम होता है वो कौन सा होता है, क्षारीय। तो उस क्षारीय माध्यम में बचाने के लिए शुक्राणु को पुरुष ग्रंथि के द्वारा जो अम्लीय तरल दिया गया है उसका काम में उपयोग में लिया जाएगा, ताकि वो जो शुक्राणु है वो अपने जीवन काल को बचा पाए। ठीक है ना, इसके बारे में ध्यान रखना। ठीक है, ये क्या करेगा, ये मादा जो प्रजनन पत्र है यानी कि योनि जो है, इसके अम्लीय वातावरण को निष्क्रिय करके शुक्राणुओं को क्या करता है, सुरक्षा देगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। शुक्राणुओं की सुरक्षा कौन करेगा, तो हम बोलेंगे पुरुष ग्रंथि यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड करेगी। ठीक है ना, और ये भी बोल सकते हैं ये क्या कर सकती है, तरलीकरण भी कर सकती है, लिक्विफिकेशन भी कर सकती है ना। ये एंजाइम स्त्रावित करेगी, है ना। जो क्या करेगी, इजैक्सुलेशन जो होता है हमारा, यानी कि जो जो वीर्य को पतला करता है जिससे शुक्राणु गति कर सके, ये भी किसका कार्य करेगी। ये दोनों काम इसके कॉमन होते हैं। ये अम्लीय तरल देती है, ये कैसे देती है, फ्रुक्टोस युक्त तरल देती है। ध्यान रखना, इन दोनों के बारे में हम ध्यान में रखने वाले हैं। एक और ध्यान रखना इसके बारे में एक्स्ट्रा क्या, कि ये मूत्र को नियंत्रण करने में भी काम में आते हैं। जैसे मूत्र मार्ग जो होता है, जो यूरेथ्रा होता है हमारा, इसके आसपास ये होता है, और ये वीर्यपात के दौरान मूत्र को रोकने में मदद करता है। ये भी इसके बारे में ध्यान में रखना है, यानी कि ये क्या करेगा, एक काम इसका मूत्र को रोकना, ये भी इसका एक काम है। कि जब वीर्य निकलेगा तो नली तो एक ही है, तो यानी कि मूत्र को रोकने का काम भी कौन करता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड ये
करती है। ये इतनी बातें अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन में इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आ सकता। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं ये बता देता हूं आपको, ये जो डिंब वाहिनी जो नली है ये क्या करेगी, तो हम बोलेंगे सबसे पहले जो निषेचन होगा ना, निषेचन जो होगा यानी कि शुक्राणु और अंडज का जो मिलन होगा सबसे पहले वो कहाँ होगा, इस डिंब वाहिनी नली में मिलेगा। और ये किसके भाग है, ये महिला के जननांग का भाग होता है, यानी कि महिलाओं के अंदर ये डिंब वाहिनी नली का हमको मिलती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अपना डीएनए होगा और अपना ही राइबोसोम होगा, तो वो कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, बिल्कुल पता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम पावर हाउस ऑफ सेल, है ना, शक्ति ग्रह, शक्ति ग्रह, इसके बारे में ध्यान रखना। गोल्जी का क्या करता है, ये यातायात का कार्य करता है ना, यातायात का, ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं कोशिका का इसको। लाइसोसोम का काम क्या होता है, लाइसोसोम आत्मघाती थैली होती है। और ये जो गोल्जिकाएं होते हैं ना, ये गोल्जिकाएं ही क्या करते हैं, इसका लाइसोसोम का संश्लेषण करते हैं, इसको भी ध्यान रखना। लाइसोसोम के द्वारा ही क्या किया जाता है, इसका गोल्जिकाएं के द्वारा क्या जाता है, संश्लेषण किसका, लाइसोसोम का किया जाता है। और अंतः पृथ्वी जालिका क्या होती है भाई, इसके बारे में ध्यान रखना, ये 2 टाइप की होती है, एक तो होती है खुरदरी और एक कैसी होती है, मुलायम यानी कि सॉफ्ट, सरल। तो सरल अंत्य परिचालिका होती है, एक खुरदरी होती है। अब खुरदरी क्यों होती है, तो खुरदरी होने का मतलब होता है इसके ऊपर क्या होते हैं, हम बोलेंगे राइबोसोम होते हैं, इसके ऊपर राइबोसोम होते हैं जो इसको खुरदरा बना देते हैं। और ये सरल क्यों है, यानी कि ये सिंपल क्यों है, तो हम बोलेंगे इसके ऊपर राइबोसोम नहीं होता। मेन बात इसमें ये ध्यान रखनी है, ये तो क्या करेंगे, राइबोसोम यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण करेंगे, राइबोसोम ही तो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन का संश्लेषण करेगी ये वाली प्लेट। और ये जो सरल वाली ये किसका करेगी, ये करेगी लिपिड का, लिपिड का संश्लेषण करेगी। अब देखो पूरा का पूरा डिटेल से हमने हर एक पॉइंट को समझ लिया है, इससे एक्स्ट्रा इनमें क्वेश्चन ना बनाए ना बनने वाला है, ठीक है ना, इसके बारे में भी ध्यान में रख सकते हैं अपने। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा आएगा, साइंस से रिलेटेड, हम साइंस से रिलेटेड ही फोकस कर रहे हैं क्योंकि मेन फोकस हमारा वही है आज का। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अभिक्रिया के नाम और उसके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही से मेल खाता है, ये आपको बताना है। साबुनीकरण जो है ये क्या है, एथीन बनने के लिए सांद्र H2SO4 के साथ एथेनॉल की अभिक्रिया होती है, क्या ऐसी बात सही होती है क्या, हम बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता साबुनीकरण में। क्योंकि क्योंकि हमें पता है साबुनीकरण में होता क्या है, तो आप बोलोगे साबुनीकरण के होता है क्या, हम बोलेंगे फैट होता है, यानी कि जो वसा होती है इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, किससे, किसी क्षार से कराते हैं, प्रबल क्षार से, तो हमें क्या मिलता है, साबुन मिल जाता है। और क्या मिल जाता है, ग्लिसरॉल मिल जाता है ना, ग्लिसरॉल मिल जाता है, ये अपने को पता है, ठीक है ना। अब ये क्षार क्या हो सकता है, तो हम बोलेंगे ये कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है, हो सकता है, ये भी, इसका उपयोग भी हम कर सकते हैं, ध्यान रखना, है ना। फैट के रूप में भी हमें पता है उपयोग में लिया जा सकता है, ठीक है ना। वसा जो अम्ल होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, इनका उपयोग हम कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक जो लवण होते हैं इनका उपयोग हम करते हैं। ये कोई नहीं होता एथेन बनाने के लिए सांद्र H2SO4 का काम हम कहीं पे भी उपयोग में नहीं लेते, तो ये अपना पॉइंट हो जाएगा गलत। दूसरा देखो, एसिडीकरण जो क्या है, अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथेनॉल के साथ एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया को से एस्टर बनता है, बिल्कुल सही बात है, ये एस्टर ऐसे ही बनता है, एथेनॉल के साथ हम एथेनोइक जो एसिड है इसकी अभिक्रिया करते हैं तो हमारा एस्टर बन जाता है। आगे देखो, निर्जलीकरण जो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एस्टर की अभिक्रिया से कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है, ये तो नहीं होता, तो ये नहीं होगा, इसका मतलब निर्जलीकरण होता कैसे, तो निर्जलीकरण सिंपल समझो आप, पानी बाहर निकल रहा है, जल के अणु क्या हो रहे हैं, हमारे शरीर से बाहर आ रहे हैं, यानी कि, और मैं बताऊं आपको तो क्या कह सकते हैं इसको, हम बोलेंगे कि जो अल्कोहल होता है ना, अल्कोहल जो हमारा है, अल्कोहल, अल्कोहल के साथ में अगर मैं H2SO4 यानी कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसके साथ इसको गर्म किया जाए ना, तो उसमें पानी बाहर निकल जाता है, यानी कि एल्कीन बनता है। इसमें क्या बनता है, हम बोलेंगे H2SO4 के साथ में इसमें क्या बनेगा, पानी बाहर निकलेगा और क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा, एल्कीन, डबल बॉन्ड मिलेगा अपने को कार्बन कार्बन के बीच में, तो वो वाला कार्य इसमें होता है। ये जो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड जो उपयोग में लिए, ये उपयोग में नहीं लिया जाता, क्या लिया जाता है, H2SO4 उपयोग में लिया जाता है, तो ये भी हमारा प्रोसेस गलत हो जाएगा। केवल कौन सा सही है हमारा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। इससे भी हम कहेंगे नर जननांग जो शिशन है स्थानांतरण का कार्य क्या करेगा, शुक्राणुओं को ही करेगा, अपने को पता है, ये तो सिंपल सी बात। ये मूत्र का क्या करता है,
बाहर निकालता है और शुक्राणुओं को भी क्या करता है, ये बाहर हमारे शरीर से निकालता है। ये बारे में अपने को पता है। इसके नेक्स्ट अपने बात करेंगे, देखो अंड ये क्या है, हम बोलते हैं महिला, जो महिला के जो आपके अंडज अंडज होते हैं वहां से बाहर निकलते हैं अंडज। ये सबसे पहले कहाँ जाते हैं, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, और फेलोपियन ट्यूब के अंदर ये क्या होते हैं, शुक्राणुओं के साथ इनका संपर्क होता है, और उसी संपर्क को हम क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं। यानी कि युग्मनज कहाँ होता है, सबसे पहले हम बोलेंगे ये होता है हमारा फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। तो देखो जब युग्मनज की क्रिया हो जाती है ना, तो यहीं से ही बच्चे का जो भ्रूण है उसका लिंग का निर्धारण हो जाता है। ये भी ध्यान रखना आप, लिंग का निर्धारण यहीं हो जाता है, लिंग का निर्धारण यहीं हो जाता है। सबसे पहली जो बनने वाली कोशिका है वो यही बनेगी, ध्यान रखना सबसे पहले, और बाद में इसके 24 से लगभग 30 घंटे के बाद में ये एक कोशिका का विभाजन होगा, यानी कि विदलन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। विदलन स्टार्ट हो जाएगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस टाइप से कोशिकाओं का विभाजन होता जाएगा और धीरे धीरे एक भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। लेकिन लिंग का जो निर्धारण है वो यहीं हो जाता है, ध्यान रखना इसके बारे में। और एक बता देता हूँ अंडज के बारे में, यानी कि अंडे के बारे में। ये क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, ये भी ध्यान में रखना, सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका है। अब मैंने बड़ी बोला है, लंबी नहीं बोला, तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी हो जाएगी मानव शरीर की, तो हम बोलेंगे ये हो जाएंगी हमारी तंत्रिका कोशिका, यानी कि न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका अपनी, है ना, जो न्यूरॉन होते हैं वो हो जाएगी सबसे लंबी। सबसे छोटी कौन सी होगी, तो सबसे छोटी होगी हमारी ये शुक्राणु वाली, ये सबसे क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो ये मैंने एक ही पॉइंट में आपको काफी चीजें बता दी हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने बात करते हैं, साइंस से रिलेटेड बात कर रहे हैं अपने। तो साइंस का क्वेश्चन जो नेक्स्ट है वो कौन सा आ गया अपने पास में, देखो क्वेश्चन नंबर 14, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो तारों का जो टिमटिमाना है निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो मैं इसके लिए बेसिकली बच्चे को एक ही बात बताता हूँ हर बार, कि आप एक कीवर्ड ध्यान रखो। कीवर्ड मैंने आपको कितनी बार बताया है कि अगर कोई चीज आपको मुड़ी हुई, ठीक है ना, झुकी हुई, मुड़ी हुई, झुकी हुई, टेढ़ी टेढ़ी, या फिर टिमटिमाए, या फिर टिमटिमाना, अगर ये वाले वर्ड कभी मिल जाए तो उसका आंसर क्या होता है, अपवर्तन ही होता है। ये ध्यान में रखना। तो देखो इनमें अपवर्तन कहाँ है, ये अपवर्तन एक ही है, तो इसका मतलब आंसर ये होने वाला है अपना, है ना। तो ये परावर्तन के कारण क्या होता है, तो बताओ आप मेरे को, परावर्तन किस किस में होगा, आपको पता है परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण अगर एक माध्यम से आ रही है और टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, तो वो वाली घटना क्या कहलाएगी, परावर्तन कहलाएगी, ठीक है ना। ये बेसिक अंतर होता है दोनों के अंदर, अपवर्तन और परावर्तन। अपवर्तन में क्या करती है, वो प्रकाश किरण आती है और फिर दूसरे माध्यम, अगर ये पहला माध्यम है तो इससे दूसरे माध्यम में क्या चली जाएगी, चली जाएगी। अब वो अभिलंब से दूर जाएगी या अभिलंब के पास जाएगी, यह निर्भर करता है कि कौन सा माध्यम ज्यादा सघन है और कौन सा माध्यम ज्यादा विरल है, ठीक है। और इसके साथ में थोड़ा सा मैं आपको व्यतिकरण के बारे में बता देता हूँ। ये व्यतिकरण क्या होता है, देखो ये क्या होती है कि जब दो प्रकाश किरणें एक ही माध्यम में एक साथ चल रही है ना, तो ये क्या मिल जाती है। अब ये जहाँ पे मिलती है वहां पे हमें बड़ा आयाम प्राप्त होता है। तो ये दो टाइप के होते हैं, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण, यानी कि जब जिन दोनों का पैटर्न एक जैसा होगा तो संपोषी वाली क्रिया मिलेगी, यानी कि बड़ा हुआ मिलेगा। और जब इनका एक दूसरे का ये उल्टा चलेंगे, अगर मान लो ये प्रकाश किरण ऐसे चल रही है, दूसरी प्रकाश किरण ऐसे चल रही है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, काट देंगे ना, तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे विनाशी व्यतिकरण। इसका बस आप एक दो तीन उदाहरण ध्यान में रखो कि हमें देखा है हमने कि साबुन जो होता है, ये जो साबुन है, इसके जितने भी बुलबुले आते हैं ना, बुलबुले, उन पे कई बार अपने को रंगीन पैटर्न दिखता है ना, तो वो रंगीन पैटर्न किसके कारण दिखता है अपने को, व्यतिकरण के द्वारा ही दिखता है। इसको भी ध्यान में रखना। या फिर हम बोलते हैं कि जो भी लिक्विड वगैरह है, इसकी परत भी जब अपने देखते हैं, थोड़ा सा झुक के देखते हैं ना, तो हमें क्या दिखता है, रंगीन कलर दिखते हैं उसमें। ये सब के सब किसके कारण होते हैं, व्यतिकरण के कारण होते हैं। इनके बारे में भी आप थोड़ा सा ये ध्यान में रखना कि साबुन की जो फिल्म होती है, यानी कि साबुन के जो बुलबुले होते हैं, इसके ऊपर अगर कोई रंगीन पैटर्न आपको दिख रहा है, तो वो रंगीन पैटर्न किसके कारण दिखता है, व्यतिकरण के द्वारा दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाता हूँ। देखो मैं क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यदि किसी दर्पण का आवर्धन +2.3 है तो वह किस प्रकार का दर्पण है। तो अगर आप मेरे पहली वीडियो देख चुके हो तो मैं इसमें आपको देखने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला था अगर ये वाले नंबर 1 से बड़े मिले, अगर आपको
एक से बड़े मिल रहे हैं तो प्लस माइनस मत देखो, वो कौन सा होगा, दर्पण अवतल दर्पण ही होता है। ध्यान रखना, अवतल दर्पण ही होता है जब भी ये वैल्यू एक से बड़ी मिलेगी। और किसी भी दर्पण में आपको एक से बड़ी वैल्यू नहीं मिलने वाली, केवल किस में मिलेगी, अवतल दर्पण में ही मिलती है। अब एक से छोटी होती है तो दिक्कत आती है। देखो +1 ये किस किस में, ये समतल दर्पण भी उत्तल दर्पण नहीं हो सकता, ये समतल दर्पण भी हो सकता है। ध्यान रखना, ये दोनों दर्पण हो सकते हैं। और अगर प्लस में एक से छोटी वैल्यू है, कभी भी ध्यान रखना, एक से छोटी वैल्यू है अगर प्लस के अंदर, तो उस कंडीशन में हमेशा ही कौन सा दर्पण होगा, हमेशा आपका उत्तल दर्पण होगा। ये भी आप याद रखो, ठीक है ना। आपको मैंने बता दिया है 3 बातें। एक से ज्यादा दिखे आवर्धन तो आंख बंद करके अवतल दर्पण लगा के आओ। एक से कम दिखे प्लस के अंदर, प्लस में बोल रहा हूं मैं, सिर्फ प्लस में बोले, एक से कम है तो उत्तल दर्पण लगा के आओ आंख बंद करके, ठीक है ना। ये कुछ ट्रिकें होती है जो आपको पता होनी चाहिए आवर्धन के बारे में, ठीक है ना। वैसे मैं आपको पूरा बता देता हूँ जनरल होता क्या है। आवर्धन की वैल्यू अगर धनात्मक होती है तो इसका अर्थ क्या होता है कि प्रतिबिंब यानी कि जो हमारी इमेज है वो कैसा बनेगी, तो वो बनेगी आभासी, यानी कि वो रियल नहीं होगी, है ना, वो आभासी होने वाली है। और अगर कोई चीज आभासी होती है तो वो कैसी होती है, तो हम बोलेंगे वो सीधी होती है। वो हमेशा कैसा बनेगा, सीधा ही बनता है। अब एक से बड़ा होता है तो प्रतिबिंब एक से बड़ा, यानी कि m की वैल्यू अगर एक से बड़ी है तो इसका मतलब प्रतिबिंब एक से बड़ा, और अगर m की वैल्यू एक से छोटी है तो प्रतिबिंब हमेशा एक क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा वस्तु से। ये चीजें थोड़ी सी पॉइंट है, अगर मेरी पुरानी ट्रिक अगर आप देखोगे तो उसमें भी आपको सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएगी। बस अपने को ये ध्यान में रखना है कि अगर एक से बड़ा है तो अवतल दर्पण है प्लस में, और अगर प्लस में एक से छोटा है तो कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण होगा, है ना। और अगर प्लस का एक है तो क्या हो सकता है, तो हम बोलेंगे तो क्या होगा, आपका समतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है ना। इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट के बारे में बात करने अपने, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय पक्षमाभी जीव जो है को है, ये आपको बताना है। ये पक्षमाभी का मतलब क्या होता है, जिनमें सीलिया या फ्लैजिला जैसे जो जो गतिक सूचक हैं वो पाए जाते हैं, यानी गति करने वाले पाए जाते हैं, सीलिया फ्लैजिला वाले। तो आपको पता होना चाहिए इसमें कौन सा है, तो हम बोलेंगे इसमें है अपना पैरामी, तो ठीक है ना। तो आपको पता है कि इसमें क्या होते हैं, पैरामीशियम में चारों ओर इसके ये क्या होते हैं, छोटे छोटे दाने टाइप में, ये क्या होते हैं, सीलियरी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसके कारण क्या करता है, गति करता है, आगे पीछे की ओर गति करता है। एक बात इसके बारे में अपने को और ध्यान में रखनी है, ये कैसा है, एक कोशिकीय जीव है यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसका जो कोशिका का विभाजन होगा वो कैसे होगा, तो हम बोलेंगे वो होगा द्विविखंडन विधि के द्वारा। द्विविखंडन विधि के द्वारा इसका क्या होता है, विभाजन होता है। और इसमें विभाजन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। कोशिका का जो विभाजन होगा वो होगा अनुप्रस्थ तल में, यानी कि उसकी लंबाई के लंबवत, अनुप्रस्थ तल, है ना। अगर ये इस प्रकार की कोशिका है तो इसमें इस टाइप से उसकी लंबाई के लंबवत क्या होगा, इसमें विभाजन होता है। अमीबा के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है कि अमीबा में भी किस प्रकार का विखंडन होता है, तो हम बोलेंगे द्विविखंडन ही कोशिका का विभाजन होता है। ये भी क्या है, एक कोशिकीय जीव है, लेकिन इसमें जो द्विविखंडन होता है वो अनुप्रस्थ में नहीं होता, वो सभी तल में, जितने भी तल संभव हो सकते हैं, तो हम बोलेंगे सभी तलों के अंदर इसमें विभाजन हो सकता है। इनके साथ में एक नाम और ध्यान रखना, एक होता है लेशमानिया करके, लेशमानिया, ये भी बहुत, लेशमानिया ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। लेशमानिया ये भी एक कोशिकीय जीव ही होता है ना, इसके अंदर क्या होते हैं भी, हम बोलेंगे द्विविखंडन ही होता है इसमें भी, और लेकिन इसमें जो विभाजन होगा वो कैसा होगा, अनुदैर्ध्य होगा, है ना, उसके लंबाई के अनुदिश ही होगा, इस टाइप से विखंडन, इस ध्यान रखना। तो ये बातें अपने को क्लियर करते हुए चलनी है, आने वाले एग्जामों में ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्वेश्चन हम कह रहे थे कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, ये आपको बताने हैं, ठीक है ना। यानी कि जो सही होंगे वो आपको गलत करने हैं यहाँ पे। किसी चालक का प्रतिरोध ताप पर निर्भर नहीं करता, नहीं भाई निर्भर करता है, ये तो बात बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। किसी प्रतिरोध पर वोल्टता जितनी अधिक होगी धारा उतनी ही अधिक प्रभावित होगी, तो बिल्कुल यही तो ओम का नियम है, V समानुपाती I, बिल्कुल बात सही है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम होता है, बिल्कुल यही बात सही है। तो अपने से सही नहीं पूछा है तो कौन सा सही नहीं है, केवल पॉइंट 1 सही नहीं है,
बाकी सभी गलत हैं। ठीक है, दूसरा मैं आपको बारे में प्रतिरोध के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ कि इसका फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू एल अपॉन में ए। यानी कि अगर मेरे पास में कोई इस टाइप से कोई चालक है तो इसका ये तो क्या है आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसको मैं ए से लिख रहा हूँ, और इसकी लंबाई अगर एल है और ये जिस माध्यम से बनी है ना उस माध्यम की प्रतिरोधकता रो है। क्या है? प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी क्या है? रो है। ठीक है ना। तो इसके बारे में दो बात ध्यान रखो आप, प्रतिरोधकता से भी क्वेश्चन में कई बार आ जाता है। तो देखो इसका मात्रक क्या होगा, तो हम बोलेंगे इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। और दूसरा ये ध्यान रखना, ये निर्भर किस पर करती है? ये केवल और केवल निर्भर करेगी ताप पर और पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति पर, ये दो बातों पर निर्भर करती है। ठीक है ना। इतना इसके बारे में हम ध्यान में अपने को रखना है। अब अपने आ जाते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इससे आगे इसमें नहीं पूछने वाला अपने से। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संतृप्त कार्बन यौगिक है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं? तो हम बोलेंगे जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में केवल एकल बंध होता है। तो वो किन में होता है? एल्केन में ही तो होता है ना। जिनका फॉर्मूला क्या होगा? हम बोलेंगे इनका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है। तो फिर बताओ असंतृप्त कौन होते हैं? तो हम बोलेंगे एल्कीन और एल्काइन, ये दोनों ही कैसी हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो मेरे को आप एल्कीन का फॉर्मूला भी बता देते हैं अपने आप साथ साथ में। तो क्या होगा एल्कीन का फॉर्मूला? CnH2n, है ना। और एल्काइन का क्या होगा? एल्काइन का फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-2। ठीक है ना। इन बातों को भी ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर जो अपना है 25, ये क्या बोल रहा है? उभयचरों में हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो उभयचरों में प्रकोष्ठ तो अपने को पता है 3 होते हैं। तो मैं आपको पूरा डिटेल से बता ही देता हूँ, है ना। तो हम बोल लेंगे क्या होंगे इसमें? इसमें तो आपको बता देता हूँ पहले डिटेल से पूरा। तो 2 तो इसमें क्या होंगे? हमारे आलिंद होंगे, और एक क्या होगा? निलय होगा। ठीक है ना। हम में यानी मनुष्यों में, स्तनधारियों में क्या होगा? 4 होते हैं ना कोष्ठ हृदय के। 2 आलिंद होते हैं हमें और 2 ही क्या होते हैं? निलय। लेकिन उभयचरों में क्या होता है? आप बोलोगे 2 आलिंद होंगे और 1 निलय होगा। 4 किन में होते हैं? हम में होते हैं। तो फिर 2 और 1 किन में होंगे? तो देखो, तो आपको बता दूं कि जितनी भी मछलियां वगैरह होती है ना अपनी, जैसे शार्क हो गई और रोहू जो हो गई, इन टाइप की मछलियों के अंदर सामान्यतः क्या होते हैं? 2 ही होते हैं प्रकोष्ठ। एक क्या होगा? आलिंद होगा, और एक क्या होगा? निलय। ठीक है, ये इसमें होता है। तो आपको ये बताना चाहिए, अगर एक ही आलिंद है तो इसमें रक्त तो शुद्ध हो नहीं पाएगा। तो ये कैसा स्त्राव करेंगे? हम बोलेंगे ये अशुद्ध रक्त को क्या करेंगे? पंप करेंगे। ठीक है ना। और तो फिर में वो रक्त साफ कैसे होगा? तो ध्यान रखना कि जो गिल्स होते हैं, जो गलफड़े होते हैं ना मछलियों में, उन गलफड़ों के अंदर जाकर क्या हो जाता है? वो साफ हो जाता है, और फिर पूरे शरीर में क्या हो जाता है? वो चला जाता है। ठीक है ना। इसी टाइप के संचरण को हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे एकल परिसंचरण बोलते हैं। मैंने आपको पूरा डिटेल से हर एक बात इसमें क्लियर कर दी है। तो जो जो एक है वो सामान्यतः होता नहीं है, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है? 2 तो अपने को चाहिए ना। एक हृदय को पंप करने, मतलब रक्त को पंप करने के लिए कम से कम 2 प्रकोष्ठ की तो आवश्यकता होती ही है। ठीक है ना। अपने को इस बारे में ध्यान में रखना है। ठीक है। तो देखो 2 प्रकोष्ठ में कौन थी सामान्यतः हमारी? हम बोलेंगे मछलियां वगैरह, है ना। और 3 प्रकोष्ठ वाले कौन हो गए? हमारे उभयचर। ठीक है ना। या फिर हम और क्या बोल सकते हैं? सरीसृप, जो हमारे रेप्टाइल जो जो चलते हैं। तो 3 वाले में आपको एग्जाम्पल अगर कोई बताऊं तो मैं आपको नाम ले सकता हूँ। जैसे मेंढक हो गया, हाँ जी, मेंढक के अंदर यही होगा। और छिपकली होगी, अपना सांप हो गया। इन सब में कितने होंगे? 3 प्रकोष्ठ होंगे। 4 वाले में तो आप जान लो, आप जितने भी हम हो गए स्तनधारी जीव, चाहे शेर हो गया, गौरैया हो गया, मनुष्य हो गया, आप मगरमच्छ को भी ले सकते हो। हाँ, इसमें ध्यान में रखना कि 4 में मगरमच्छ होता है। मगरमच्छ 4 प्रकोष्ठ वाला ही होता है, कंफ्यूज मत हो जाना इसमें। ठीक है ना। तो इतना बात अपने को ध्यान में रखनी है। एक्स्ट्रा बात मैंने आपको ये बताई है कि 2 जिसमें होंगे उसमें एक आलिंद और एक निलय होगा, और एकल परिसंचरण होगा। और कैसा रक्त को पंप करेगा वो हृदय? अशुद्ध रक्त को पंप करेगा। तो फिर शुद्ध रक्त कौन करेगा यहाँ पे? तो ध्यान रखना, शुद्ध कहाँ होगा वो? उसके गलफड़ों में, उसके गलफड़ों में, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रिल्स बोलते हैं। ध्यान रखना, ये बात आपको एक्स्ट्रा बात याद रखनी है। इससे बाहर मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन परिसंचरण तंत्र में नहीं आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 26 को बारे में बात करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय
सूर्य के प्रकाश का सबसे अधिक प्रकीर्णन रंग क्या होता है? तो ये तो अपने को पता है, हमारा हमको आसमान कैसा दिख रहा है? हमारा आसमान हमको नीला ही दिख रहा है ना। तो ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है, ठीक है ना। तो देखो, अगर मैं इसमें आपको डिटेलिंग से बात करूं तो मैं इसमें बारे में आपको पूरा बता सकता हूं। देखो, कई बार क्या पता अपना क्वेश्चन आ भी सकता है। तो ये जो प्रकीर्णन जो होता है ना, प्रकीर्णन का मतलब होता है स्कैटर, यानी कि फैलाव करना। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रकाश का फैलाव कैसे होता है, तो हम बोलेंगे विबग्योर में होता है ना, विबग्योर। मतलब आपको नीचे नीचे बता रहा हूँ, ये बैंगनी होता है और ये नीला। यानी कि सबसे कम जो तरंग दैर्ध्य होती है, जो लंबाई होगी तरंग की, वो सबसे कम किसकी होगी? बैंगनी की। और बाद में किसकी होती है? ब्लू, यानी कि नीले की। ठीक है ना। तो अब आपको बस ये ध्यान में रखना है कि ये जो प्रकीर्णन जो होता है ना, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन बेसिकली इसके तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमनुपात की घात 4 के लगभग होता है। ठीक है, यानी कि इतना अधिक इसके व्युत्क्रमनुपात में होता है। लेकिन हमारी जो आंख होती है वो बैंगनी कलर के प्रति इतनी संवेदनशील नहीं है जितनी नीले के प्रति है। तो हमें क्या होगा? नीला प्रकाश दिखाई देगा। आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि प्रकीर्णन के अंदर तो क्या होता है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य की तरंग सबसे ज्यादा बिखरनी चाहिए ना, सबसे ज्यादा बिखरनी चाहिए। तो सबसे तरंग दैर्ध्य कम तो किसका होता है? बैंगनी का। लेकिन आकाश इनको कैसा दिखाई देगा? नीला। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी आंखें जो है बैंगनी की तुलना में, बैंगनी कलर की तुलना में नीले के लिए अधिक संवेदनशील होती है। इसलिए हमें क्या दिखाई देता है? प्रकाश, आकाश जो नीला दिखाई देता है। तो एक बात और भी बताओ मेरे को। तो फिर सूर्यास्त जब होता है और जब हमारा सूर्योदय होता है सुबह के टाइम और एकदम एंडिंग के टाइम, तो हमें प्रकाश लाल क्यों दिखाई देता है? आप देखना कभी भी, अगर आपने देखा नहीं थोड़ा नोट कर लेना। सूर्यास्त नहीं, सुबह के समय हमें लाल दिखाई देंगी किरणें, और एकदम जब अंत के समय होगा उस टाइम भी जो सूर्य के आसपास है वो हमें लाल किरणें अधिक दिखाई देगी। ऐसा क्यों होता है? हम बोलेंगे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकाश को सबसे लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ध्यान रखना, सबसे लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। तो लंबी दूरी तय करने वाली कौन सी रे होगी? तो हम बोलेंगे रेड कलर वाली होगी, है ना। रेड कलर वाली लाल, क्योंकि इस लाल का क्या होता है? सबसे अधिक क्या होता है? तरंग दैर्ध्य होती है, तरंग की लंबाई होती है सबसे अधिक। इसलिए सूर्यास्त और सूर्योदय के समय कैसी दिखाई देती है तरंगे इसके आसपास? लाल कलर की दिखाई देती है। तो मैंने प्रकीर्णन के बारे में आपको पूरी की पूरी बातें बता दी है, ठीक है ना। बाकी मैं इसको विबग्योर को पूरा वापस बता देता हूँ आपको, अगर याद रखना है तो ये ध्यान रखना। विब विबग्योर इस टाइप से होता है। ये बैंगनी है, ये इंडिगो, ये ब्लू, ये आपका ग्रे हो गया, ग्रीन हो गया, ये येलो हो गया, ये ऑरेंज हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? रेड हो गया, ठीक है ना। तो इनके प्रति हमारी आंखें इतनी संवेदनशील नहीं है, ब्लू के प्रति है, इसलिए क्या होता है? आकाश नीला दिखाई देता है, ठीक है ना। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं अपने। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने निम्नलिखित कथन दिया है सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ये तो रुडोल्फ विर्चो याद रखो। कई बार तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे नहीं देता, इसका जो ओरिजिनल कोट है वो ये देता है। वो क्या है? ओमनी सेलुला, ओमनी सेलुला, ई सेलुला। इसकी जगह कई बार यही नाम लिखा जाता है, जो एक्चुअल जो था उनकी भाषा में उन्होंने ये लिखा था, जिसका अर्थ जो हिंदी में वो क्या होता था? सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो फिर रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, पुरकिंजे ने क्या किया? तो देखो, रॉबर्ट हुक ने क्या किया? सबसे पहले मृत मृत कोशिका की खोज की। सबसे पहले कोशिका की खोज बोल दे या फिर मृत कोशिका की खोज बोले तो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में की थी। और इसके जस्ट 9 वर्ष बाद, 9 साल बाद, 1674 में जीवित कोशिका की खोज भी हो गई थी। जो किसने की थी जीवित कोशिका की खोज? वो की थी ल्यूवेन हॉक ने। ल्यूवेन हॉक ने। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? ये भी आपको पता होना चाहिए। और रॉबर्ट ब्राउन ने किया था केंद्रकिया की खोज, केंद्रिका की खोज की थी। ध्यान रखना, इसके अंदर जो कोशिका के अंदर केंद्रिका होती है ना, उसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो फिर पुरकिंजे जी ने क्या किया? तो पुरकिंजे जी ने जो जीव द्रव्य है इसके बारे में सबसे पहले हमें बताया। जो जीव द्रव्य होता है ना, कोशिका के अंदर जो द्रव्य होता है उसके बारे में हमने पुरकिंजे जी ने सबसे पहले
बताया। इसके अलावा भी इन्होंने हमारे वैसे मस्तिष्क में विशेष प्रकार की तंत्रिकाओं के बारे में इन्होंने खोज की है, ठीक है ना, जिनको हम क्या बोलते हैं, पुरकिंजे कोशिकाएं बोलते हैं। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना बस, ठीक है। बेसिकली इनका ज़्यादा वर्क कहाँ है, हमारे मस्तिष्क में ज़्यादा इन्होंने कार्य किया है, ठीक है ना, कोशिका के अलावा भी। तो ये बातें अपने को ध्यान में रखनी है, इससे बाहर इनमें क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, परंपरागत रूप से जिन जनन कोशिकाओं में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहा जाता है? तो हम बोलेंगे वो कौन सी कोशिकाएं हो जाएगी भंडार संचित होगा जहाँ पे, वो होगी हमारी अंडाणु यानी कि मादा युग्मक जो हमारे होंगे, ठीक है ना, मादा युग्मक जो हमारे होने वाले हैं। ये बेसिकली होते क्या हैं, तो हम बोलेंगे स्टैटिक यानी कि स्थिर यानी कि अचल होते हैं, है ना, ये गति नहीं करते हैं। तो नर युग्मक क्या करते हैं, नर युग्मक इनके ऊपर अनुवांशिक जो होते हैं, अनुवांशिक पदार्थ उनको यहाँ तक पहुँचाते हैं, ठीक है ना, अनुवांशिक पदार्थ यहाँ तक पहुँचाते हैं, ठीक है। यही क्या होते हैं, हम बोलेंगे मोटाइल यानी कि गतिशील होते हैं, यानी गतिशील युग्मक किनको बोलेंगे हम बोलेंगे नर युग्मकों को ही बोलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले शुक्राणुओं को जो हमारे जो निषेचन की क्रिया होगी ना, निषेचन की क्रिया के कारण जो भ्रूण का निर्माण होगा, तो उस भ्रूण को शुरुआती स्टेट के अंदर जो पोषण देगा वो कौन देता है, मादा युग्मक ही देता है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है अपने को, क्वेश्चन नंबर 33। देखो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है ये अपने को बताना है, तो सही बताना है। विद्युत धारावाही कुंडली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, तो ये बात सही है क्या? तो बिल्कुल सही बात है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी। एक विद्युत धारावाही प्रणालिका एक छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है, ये बिल्कुल सही बात है। दोनों होती क्या है विद्युत धारावाही चालिका, तो देखो इस टाइप से एक कोई भी हमारे पास में कुचालक पदार्थ होगा, इसके ऊपर हमने एक तार इस टाइप से लपेट दें और इसमें अगर हम धारा प्रवाहित कर दें, ठीक है ना, तो धारा प्रवाहित करने के बाद हम क्या देखते हैं, इसके अंदर जो साइड होता है उसके अंदर हम देखते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अंदर की तरफ हर जगह हर बिंदु पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा और प्रणालिका के जस्ट बाहर कितना होगा, 0 हो जाएगा। ध्यान रखना, ये एक्स्ट्रा बात थी जो अपने को याद होनी चाहिए प्रणालिका के बारे में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें अपने, तो नेक्स्ट जो साइंस रिलेटेड क्वेश्चन है वो हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर अपना क्वेश्चन नंबर 42। मेरुरज्जु जो है किस उत्तक से बनी होती है, अपने को बता होनी चाहिए। तो ये तो सिंपल है, मेरुरज्जु का स्पाइनल जो कॉर्ड है वो कहाँ होगी, हमारे शरीर मस्तिष्क से रिलेटेड है। तो मस्तिष्क वाली कोशिकाएं कौन सी होती है, हमारी तंत्रिका जो कोशिकाएं होती है, उन्हीं कोशिकाओं से क्या बनता है, हमारा तंत्रिका उत्तक का निर्माण होता है। संयोजी उत्तक कौन कौन से है, तो हम बोलेंगे हमारी जो अस्थि है, जो बोन है वो, और रक्त होता है, ये भी हमारा क्या है, आपका संयोजी उत्तक है, इनके बारे में ध्यान रखना। और जो अपने उपकला उत्तक है, मस्कुलर टिश्यू, देखो ये उपकला उत्तक से मत कंफ्यूज होना, मस्कुलर जो टिश्यू है इनके बारे में ध्यान रखना। और जो पेशीय उत्तक हैं ये क्या होते हैं, ये मस्कुलर टिश्यू होते हैं। इंग्लिश में यहाँ पे ये गलत दे रखा है, इंग्लिश में ये वाला पॉइंट अपना सही है। पेशीय उत्तक कहाँ होंगे, तो हमारे मांसपेशियां जितनी भी होती है वो पेशीय उत्तकों से ही बनी होती है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहे हैं, पदार्थ की निम्नलिखित में से कौन सी जो अवस्था है अत्यधिक संपीड़ित है, बहुत ज्यादा संपीड़ित, यानी कि जो अणु है वो क्या है, अणु क्या होंगे, एक दूसरे बहुत दूर दूर होंगे, अत्यधिक संपीड़ित है। यानी कि दूर दूर होने का मतलब ये हो गया कि हम इसको बहुत ज्यादा एक दूसरे के पास में ला सकते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा इसको संपीड़ित कर सकते हैं। जिसका उदाहरण क्या है, हम देखते हैं एलपीजी जो हमारे घरों में उपयोग में लिया जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है, सीएनजी होती है ना, जो हम वाहनों में ईंधन के रूप में काम में लेते हैं, है ना, ये भी नेचुरल गैस है, लेकिन कैसी है, कंप्रेस्ड यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस होती है। ये भी अपने को ध्यान में रखना चाहिए, यानी कि गैसीय अवस्था ही जो है इसको अत्यधिक संपीड़ित होती है, बहुत ज्यादा हम इसको छोटा करके इसके आयतन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है अपने को साइंस से रिलेटेड, तो 46 जो क्वेश्चन है वो क्या है, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। ये तो सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है ना, केवल सेलुलोज से नहीं होती, केवल प्रोटीन से नहीं होती, प्रोटीन और लिपिड दोनों से होती है, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं। देखो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन अपना साइंस का कौन सा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन नंबर 50 आ गया। देखो निम्नलिखित में से कौन सा अन्य की तुलना में एक समजातीय यौगिक नहीं है। समजातीय मतलब जिनमें बाकी चीजें जैसी होनी चाहिए लेकिन बाकी अलग है। देखो 3 7 3 का 2 टाइम कर दिया हमने, कितना कर दिया, 3 2 जा 6 और +1 तो 7 बन गया ना। तो यहाँ पे देखो सी कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 1 है, तो 1 × 2 + 1
ये भी कितना बन गया 3, ये कितना बन गया 7, तो बिल्कुल ये भी समजातीय श्रेणी है। 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना बन गया ये 5, बिल्कुल ये भी समजातीय श्रेणी। ये तीनों के तीनों तो क्या हैं, हम बोलेंगे एल्केन के एल्कोहल यौगिक हैं, ठीक है ना, एल्केन के एल्कोहल वाले यौगिक हैं। ये वाला कौन सा है, ये एल्केन का नहीं है, यानी कि इन सबसे अलग है, ये ऐसे हम इनको देख सकते हैं। सिंपल बताया मैंने आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, सार्वभौमिक जो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है जी, इसका मात्रक क्या होता है, तो देखो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन में डी स्क्वेयर। यानी कि अगर कोई द्रव्यमान m1 है, यहाँ पे द्रव्यमान m2 है, इन दोनों के बीच की दूरी अगर d है, दोनों के बीच की दूरी d है, तो इन दोनों के अंदर जो लगने वाला आकर्षण बल होगा वही क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का बल होता है। इन दोनों के बीच जो आकर्षण का बल होगा वो होगा F बराबर G m1 m2 बटा में डी स्क्वायर। ये जी जो होता है इसी को हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। तो देखो जी बराबर क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी स्क्वायर बटा में m1 इंटू m2। तो देखो एफ का मात्रक क्या होगा, तो हम बोलेंगे न्यूटन, डी यानी कि दूरी है, इसका मात्रक क्या होगा, बोलेंगे मीटर का स्क्वायर, बटा में m1 और m2 दोनों मास हैं, किलोग्राम होंगे, तो नीचे क्या हो जाएगा किलोग्राम का स्क्वायर। यानी कि सिंपल जो भी इसमें आ जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2। बिल्कुल ये बटा में ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। जी की वैल्यू क्या होती है, तो ये भी ध्यान रखना, जी की वैल्यू होती है 6.61 ये भी ध्यान रखना, 10⁻11 के लगभग होती है। ये मैं आपको और भी क्लियर कर दूंगा आगे, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर अब हमारा साइंस से रिलेटेड है इस शिफ्ट का, वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। सिंपल है, थोड़ा सा इंग्लिश में आ गया लेकिन कोई बात नहीं, देख लेंगे इसको भी। देखो, वेरिएशन इज यूजफुल फॉर द सर्वाइवल फॉर स्पीसीज ओवर टाइम, बिल्कुल वेरिएशन यूज होता है। ये क्या होता है, दीज वेरिएशन ऑकर्स टू ड्यू टू एरर इन, किसमें एरर से होता है, तो बोलेंगे डीएनए के अंदर। बिल्कुल सिंपल सी बात है, वेरिएशन के कारण ही क्या होती हैं, प्रजातियां बची रहती है लंबे समय तक। जिस प्रकार मैं इसका एक हमेशा एग्जांपल देता हूँ, अगर प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है तो हम क्या देख रहे हैं कि जितने भी पेड़ हो रहे हैं उनकी स्थिति कैसी हो रही है, डार्क हो रही है, काले रंग के बन रहे हैं। तो जो काले रंग वाले कीट होंगे वो ज़्यादा समय तक बचे रहेंगे, लेकिन जो हल्के रंग वाले यानी कि जो उस डार्क के ऊपर आसानी से दिख जाएंगे वो क्या होंगे, बहुत जल्द ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये दोनों की प्रजाति लंबे समय तक तो बची रहेगी ना, इसके कारण, इस डार्क वाले के कारण। ये क्यों हुआ, क्योंकि इसमें भिन्नता है, वेरिएशन है, विभिन्नता है, और विभिन्नता किसमें है, डीएनए के कॉपी के कारण ये आई है, ठीक है ना। हाँ जी, तो क्वेश्चन देखते हैं 63 क्या है, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर हृदय में कहाँ से आता है। बिल्कुल, तो देखो फेफड़ों से हमें पता है, जो फेफड़े होते हैं हमारे, फेफड़ों से फुफ्फुसी जो शिराएं होती हैं, वो शिराएं उस रक्त को लेके कहाँ जाती है, बाएं आलिंद में। ये हमारा अगर मैं बायां आलिंद बना दूं, इसमें जाती है, और फिर बाएं आलिंद से वो कहाँ जाती है, बाएं नीले में चली जाता है हमारा रक्त। और फिर बाएं नीले से कहाँ जाएगा, हम बोलेंगे बाएं नीले से वह माधमनी के द्वारा, जो ओर्टा होता है हमारा, रोटा होता है, इसके द्वारा पूरे शरीर में पंप कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो जो जो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों से फुफ्फुसीय शिराओं से कहाँ आता है, बाएं आलिंद में, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, इन शिराओं के माध्यम से आता है। अगर आपसे पूछा जाता हृदय के कहाँ आता है या हृदय में कैसे आता है, तो बोलेंगे फुफ्फुसीय शिराओं द्वारा आता है। कहाँ आता है, बाएं आलिंद में आता है। और फिर बाएं आलिंद से कहाँ जाएगा, बाएं निलय में। और फिर बाएं निलय से कहाँ जाएगा, महाधमनी में। और महाधमनी से कहाँ जाएगा, महाधमनी से पूरे के पूरे शरीर में पंप कर दिया जाएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा चक्र को थोड़ा ध्यान में रखना, साइकिल कैसे ये चलता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वोल्टता को दर्शाता है, यानी कि वोल्टेज को कौन दिखाएगा, आपका बताना है आपको। तो वोल्टेज होती क्या है, देखो अपने को पता है, वोल्टेज को यहाँ पे किए गए कार्य के संबंध में क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे किसी भी आवेश को, धनात्मक आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु P तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, यानी कोई धनात्मक आवेश है Q, इसको अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है, वही होता है। यानी कि कार्य बटा में क्या होता है, इकाई धनात्मक आयतन Q, ठीक है। अब आप ये कर सकते हो, Q को अगर हम इसमें धारा के में लिखें तो क्या होता है, हमें पता है धारा बराबर क्या होती है, आवेश बटा में समय, Q बटा में T होता है ना। तो यहाँ से हम आवेश निकाल क्या सकते हैं, धारा गुणा में समय। यानी कि हम मैं यहाँ पे ऐसे भी लिखता हूँ, कार्य बटा में धारा गुणा में
समय। ये वाला फॉर्मूला भी हम क्या कर सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं। यानी कि ऊपर किया गया कार्य, नीचे विद्युत धारा और समय। तो देखो किया गया कार्य, विद्युत धारा व समय, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। बिल्कुल। एक वोल्टेज का दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। एक क्या होता है आई इंटू आर, ये ओम के नियम के द्वारा दिया गया था। और एक ये जो था V बराबर डब्ल्यू बटा में क्यू। एक क्या है, किसी भी धनात्मक आवेश को अनंत से किसी स्थान तक लाने में किया गया जो कार्य होता है वही उसके विभव के बराबर होता है। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान में रखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट जो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है अपना, अब जो साइंस वाला क्वेश्चन है, हाँ ये आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 70 क्या है, श्वसन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताने हैं। तो देखो, खमीर में किण्वन के दौरान पाइरुवेट जो होता है एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 में परिवर्तित हो जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, ये ऐसे ही होता है ना, किण्वन की अभिक्रिया इसी को बोलते हैं पाइरुवेट, एथेनॉल और डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 में चेंज हो जाएगा। दूसरा देखो, ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरुवेट का विखंडन हरित लवक में होता है। ऑक्सीजन का उपयोग करके क्या होता है इसमें, हरित लवक में होता है क्या? हरित लवक वाला काम तो भाई कहाँ होता है, पौधों में होता है। इसका काम तो प्रकाश संश्लेषण में आता है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। मांसपेशीय कोशिकाओं में पाइरुवेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल, इसी के कारण क्या होता है, हमें पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, लैक्टिक अम्ल। और इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एथेनॉल, यानी जो शराब पीते हैं एथेनॉल का सेवन करने के बाद क्या होता है, ये लैक्टिक अम्ल को ये क्या कर देता है, शांत कर देता है, और व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मुझे थकान अब नहीं हो रही है। तो ये भी ध्यान रखना, एथेनॉल जो होता है इसके उपयोग से हम क्या करते हैं, इसको लैक्टिक एसिड जो हमारा रुधिर में बना है इसको क्या करता है, वो शांत करने का भी कार्य करता है। इसको भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। पाइरुवेट का, यहाँ पे ये पाइरुवेट लैक्टिक अम्ल में कब प्रयुक्त होगा, तो हम बोलेंगे जब उसको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है तब ऐसा होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है मांसपेशियों के लिए। तो दोनों अपना फर्स्ट और थर्ड अपना सही हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, केवल फर्स्ट और थर्ड अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है। रदरफोर्ड के सोने की पन्नी के प्रयोग से परमाणु की संरचना के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला गया? हाँ भाई देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, रदरफोर्ड ने एक स्वर्ण पन्नी ली थी, है ना, एक स्वर्ण पन्नी ली थी उसने। स्वर्ण पन्नी लेके उसने क्या बोला, उसने अल्फा कणों की बौछार की उसके ऊपर, ऐसे अल्फा कणों की बौछार की। अल्फा कण किसको बोलते हैं हम, तो हम बोलेंगे हीलियम 2He4। हीलियम का जो कण होता है, अणु होता है, उसी को हम अल्फा कण बोलते हैं। इसकी बौछार की तो उसने क्या देखा, उस पन्नी से अधिकांश मात्रा में तो अल्फा कण सीधे बिना परिवर्तित हुए बाहर आ गए। इसका मतलब उसका अधिकांश भाग क्या है, खोखला है परमाणु का। कुछ जो थे एकदम टकराकर 180 डिग्री पर वापस आ गए। इससे उसने क्या लगाया, उसने कहा कि मध्य बिंदु पर कोई बहुत ही धनात्मक वस्तु रखी है जिसके कारण वह अल्फा कण टकराकर पुनः अपनी ही दिशा में वापस आ गया है। जिससे उसने क्या बोला कि इसके बीचों बीच एक धनात्मक आवेश होता है, धनात्मक आवेश होगा, जिसको उसने क्या बोला, नाभिक बोला। ठीक है ना, यानी कि परमाणुओं में जो धनावेशित होते हैं ये नाभिक हैं, और इन धनावेश को द्वारा जो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इनको संतुलित करने के लिए इनके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। उसमें लिए क्या हुआ कि कुछ क्या हुए, ये जो अल्फा कण थे ये अपनी स्थिति से कुछ एंगल पर डेविएट हो गए। इसको भी ध्यान रखना। ये पूरा एग्जाम्पल मैंने आपको अच्छी तरह से समझा भी रखा है, बस इसको ये ध्यान में रखना। इसकी 3-4 थ्योरी थी इसमें। पहला, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, ठीक है। दूसरा क्या है, मध्य बिंदु पर एक नाभिक उपस्थित है, और नाभिक में कौन सा धनावेश है, हम बोलेंगे धनात्मक है। और इस पूरे के पूरे परमाणु का सारा द्रव्यमान कहाँ है, उसके नाभिक में है। ठीक है ना, और उस नाभिक के चारों ओर कौन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश कौन सा है, ऋणावेश है। ये बातें हमें किससे पता लगी थी, रदरफोर्ड के स्वर्ण पन्नी प्रयोग से पता चल गई थी। इसके बारे में भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है ना, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर नीचे दिए गए कथन को पूरा कीजिए। समभारिकों की परमाणु संख्या अलग अलग होती है। समभारिकों की परमाणु संख्याएं अलग अलग होती है, बिल्कुल। हाँ जी, तो देखो परमाणु संख्या से मैं कैसे बताता था, हमेशा मैं इसको समझाता हूँ ऐसे। देखो अगर एक आदमी है, आदमी के सिर के ऊपर क्या रखा जाएगा, भार रखा जाएगा ना। इसका मतलब जो द्रव्यमान संख्या होगी वो हमेशा किसी भी तत्व की, अगर मैं सोडियम मान लूँ
11, 22, तो ऊपर की तरफ का जो भी क्रमांक होगा वो क्या बताएगा आपको, द्रव्यमान संख्या बताएगा, जबकि नीचे की तरफ वाला क्या बताएगा आपको, क्रमांक बताएगा, परमाणु क्रमांक बताएगा, ठीक है ना। परमाणु क्या बताएगा, ये क्रमांक बताएगा, ठीक है। तो देखो अब हम बोल लेंगे परमाणु संख्या अलग अलग होती है, लेकिन क्या नहीं होती, परमाणु द्रव्यमान समान होता है क्या, तो बिल्कुल अपने को पता है परमाणु द्रव्यमान कैसा रहेगा, समान रहेगा, तभी तो वो समभारिक होगा ना, यानी कि भार एक जैसा है सभी में। लेकिन परमाणु संख्या तो अलग है, यानी कि क्रमांक तो अलग अलग होगा ना, परमाणु क्रमांक, तो बिल्कुल परमाणु क्रमांक इनका क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अब दूसरा बात, जिनमें परमाणु क्रमांक समान होते हैं हम बोलेंगे परमाणु संख्या, यानी कि परमाणु क्रमांक समान होते हैं जिनमें, और लेकिन ये ऊपर वाले जो होते हैं द्रव्यमान संख्या, ये अलग अलग होती है, उनको क्या बोलते हैं हम, हमको बोलते हैं समस्थानिक, उनको बोलते हैं समस्थानिक, ठीक है ना। उनका भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, इसी के अंदर आगे अगला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से किसी पिंड पर किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला मात्रक कौन सा है, तो कार्य की मात्रा हमको पता है जूल में मिल जाती है, ऊर्जा का मात्रक भी यही होता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। किलोग्राम हम द्रव्यमान को नापते हैं, यानी कि द्रव्यमान का मात्रक होता है, और द्रव्यमान एक ऐसी चीज है जो स्थान के परिवर्तन पर चेंज नहीं होती, स्थान के परिवर्तन पर परिवर्तित नहीं होती, परिवर्तित नहीं होती, ध्यान रखना। जैसे जितना द्रव्यमान मेरा यहाँ है उतना ही मेरा चंद्रमा पे होगा, उतना ही मेरा बुध ग्रह पे होगा। मीटर तो आपको सिंपल है, और न्यूटन क्या है, न्यूटन हमारा किसका मात्रक है, बल का SI मात्रक है, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल जो हमारा मात्रक है वो है। इसी को क्या बोलते हैं हम, सिस्टम इंटरनेशनल को MKS पद्धति बोलते हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड बोलते हैं, ठीक है ना। चलो मेरे को एक बता दो, इसमें एक्स्ट्रा बात ही ध्यान रखते हैं कि बल का जो CGS पद्धति है उसमें मात्रक क्या होता है, तो हम बोलेंगे डाइन होता है, डाइन, ठीक है ना, डाइन। तो फिर एक न्यूटन जो होता है उसमें कितने डाइन होते हैं, तो हम बोलेंगे 10⁵ डाइन उसमें होते हैं। इन बातों को भी ध्यान में याद रखेंगे अपने, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, 76 नंबर क्वेश्चन पे, ब्यूटेनल में मौजूद प्रकार्यात्मक समूह की प्रकृति को पहचानिए। तो ब्यूटेनल है, तो इससे ही अपने को समझ में आ रहा है कि इसमें कौन सा समूह है, एल्डिहाइड समूह, है ना। बिल्कुल एल्डिहाइड, एल्डिहाइड होता क्या है, तो हम बोलेंगे सिंगल बॉन्ड CHO, इस टाइप से आपको मिलता है। ब्यूटेनल का वैसे सूत्र होता क्या है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। क्या होता है, इसमें 3 कार्बन होते हैं, ब्यूट है ना, ब्यूटेनल, तो कार्बन 3H7 और CHO। तो आप बोलोगे सर कार्बन 3 बोल रहे हो, आप ब्यूटेनल बोल रहे हो, ब्यूट में तो 4 कार्बन होते हैं, तो देखो 3 तो ये हैं और एक ये एल्डिहाइड वाला कार्बन है, 4 कार्बन इसमें हो गए हैं, इसलिए हम इसको ब्यूटेनल बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमारा ब्यूटेनल का सूत्र है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल। आप इसको ब्यूटेनॉन के साथ सेम मत कर लेना, ब्यूटेनॉन होता है, तो ब्यूटेनॉन ये ध्यान रखना आप, ब्यूटेनॉन इसके साथ कंफ्यूज मत हो जाना, इसको बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं ब्यूटेनॉन के साथ में, ठीक है ना। याद रखना है इसको, ब्यूटेनॉन में क्या होता है, डबल बॉन्ड आएगा कार्बन के साथ, क्योंकि उसमें कौन सा समूह आ जाएगा, कीटोन वाला समूह आ जाएगा, ठीक है। इतना ज़्यादा अगर आपको डिटेल में पता है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी इससे आगे कुछ भी और नहीं आने वाला। एल्केन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, एल्कोहल के बारे में भी आपको मैंने पहले बता दिया है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, क्लोरोक्षार प्रक्रिया का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए किया जाता है, तो सिंपल सी बात है, NaOH कास्टिक सोडा, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग करते हैं हम ना। तो ये इसमें होता क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है इसमें अपना 2NaCl जो होता है, यानी कि जो NaCl हमारा नमक है, अगर हम इसको जल में मिला दें तो उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, NaOH, हमारा कास्टिक सोडा मिल जाएगा, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, और साथ में हमें क्या मिलेगा, क्लोरीन मिल जाएगी, ठीक है ना। इसलिए इसको हम क्लोरोक्षार प्रक्रिया बोलते हैं, बिल्कुल। इसके बारे में आप ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, 100% किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, थोड़ा सा मैं इसी में और बता देता हूँ आपको, ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3, इसी को क्या बोलते हैं हम, बेकिंग सोडा बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा धोवन सोडा, Na2CO3 है ना,
सोडियम क्लोराइड, ये तो हमारा NaCl हो ही गया, ठीक है ना। किसके निर्माण किया जाता है अपने, ठीक है। इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें पता होनी चाहिए, जनरल नॉलेज अपनी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन अपना आ सकता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को बारे में, इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना, NaHCO3, जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 79 क्वेश्चन, ग्रह किस बल के कारण सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ध्यान रखना, जो ग्रह हैं या फिर कोई भी दो भारी वस्तुएं, उपग्रह के बारे में भी आ सकता है, एक दूसरे के ऊपर चक्कर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये इनको एक दूसरे को एक आकर्षण बल खींच रहा है। उस आकर्षण को बोलते हैं क्या, गुरुत्वाकर्षण। ध्यान रखना, गुरुत्वाकर्षण है यही किन्हीं द्रव्यमान वाली वस्तुओं को लगने वाला बल। इस बल की वैल्यू होती है F = G m1 m2 बटा में, अगर बीच की दूरी d है तो d²। इसके बारे में भी ध्यान होना चाहिए। ये g क्या है, सार्वत्रिक नियतांक है, मैंने अभी बताया आपको, 6.67 × 10⁻11 इसकी वैल्यू होती है। और पहले की टाइप में इसको हम इसका मात्रक भी जान चुके हैं। मात्रक क्या था इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में kg² इसका होता है, ठीक है, मात्रक होता है, SI मात्रक। नेक्स्ट देखो, यदि सतही क्षेत्र में वृद्धि कर दी जाए तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी। तो अगर क्षेत्रफल बढ़ा देंगे हम, सतह वाला, है ना, अगर मान लो, मैं इसको सिंपल बताता हूँ एक आपको, कि अगर आप कपड़े सुखा रहे हो तो कपड़े को जितना फैलाओगे आप, जितना उसको हम लंबा करेंगे, फैलाएंगे, उतना जल्दी ही उसमें से पानी बाहर निकलेगा ना, वाष्प बढ़ेगा, यानी कि वाष्प बाहर ज़्यादा निकलेगी। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। तो देखो, वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब चीज़ मेरे को एक और बताओ, अगर बाहर नमी का मौसम हो, मतलब बारिश का सा मौसम हो जाए, यानी नमी का सा मौसम है, बारिश का मौसम है, अगर मान लो बरसात हो नहीं रही, बारिश के मौसम में अगर मैं कपड़े सुखाने जाऊं तो क्या वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी या घटेगी। तो हम बोलेंगे वहां पे दर क्या हो जाएगी, घटेगी। आप हमेशा अपने कपड़ों का एग्जाम्पल लेके इस वाष्पीकरण वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना, इजीली आपका ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिमाग में लोड मत लेना ऐसे क्वेश्चनों के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 83 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि एक उत्तल दर्पण एक अत्यधिक छोटा बिंदु के साइज का आभासीय प्रतिबिंब बनाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी। तो बिंदु के समान बना रहा है तो कहाँ होना चाहिए, बिल्कुल दर्पण के पीछे फोकस पर होगा, तभी तो बनेगा ना प्रतिबिंब। और ये वस्तु कहाँ होगी, यहाँ तो प्रतिबिंब की स्थिति है, वस्तु होगी आपकी अनंत पर, ठीक है ना, वस्तु अनंत पर होगी। और ये कहाँ बनेगा, आपका दर्पण के पीछे फोकस पर बनेगा, ठीक है भाई। वस्तु की स्थिति है अनंत पर, ये प्रतिबिंब की स्थिति है, दोनों मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसकी क्रिया द्वारा जैव निम्नीकरण पदार्थ सरल पदार्थ में टूट जाते हैं। तो बैक्टीरिया होते हैं, उसके द्वारा टूटते हैं ना जैव निम्नीकरण प्रक्रिया में, तो बैक्टीरिया बोलेंगे हम, जीवाणु हमारे, इसके के कारण ही ये काम हो पाता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं अपने। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व की तुलना में कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार घूम घूम के यही क्वेश्चन अपने सामने आ जाता है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई है, आपको पता है, आप सक्रियता श्रेणी याद करने के लिए, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है, आगे आओ और पटाओ, है ना। तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, तो ये इस तरह से क्या हो रही है, सक्रियता लगातार घट रही है, इसको भी अपने ध्यान में रखने वाले हैं। तो देखो, सक्रियता लगातार अगर इस क्रम में घट रही है तो पोटेशियम की तो सबसे अधिक है, हम सबसे कम पूछा है, तो सोडियम की इससे भी ज़्यादा है, ये देखो सोडियम भी आ गया, इससे कम है, कैल्शियम आ गया, ये भी अधिक सक्रिय है। सिल्वर कहाँ है, सिल्वर ये नीचे आ गया आपका, यानी कि इसकी कम है ना। और इसने क्या पूछा है, तुलना में कॉपर अधिक सक्रिय है, तो कॉपर इससे ज़्यादा सक्रिय है, सिल्वर से अधिक सक्रिय है ना, बाकी इन सबसे तो कम है ये। तो ऐसे अपने इसको याद रखने वाले हैं, इस सक्रियता श्रेणी को याद कर लेना। 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, कभी पूछता है आपसे धातुओं का निष्कर्षण कैसे होगा, तो वो बता देता हूँ आपको मैं। ये जो प्रकृति में कैसे मिलेंगे पता चल जाएगा आपको। देखो, ये एल्यूमिनियम तक जितने भी धातुएं होंगी ना, ये एल्यूमिनियम तक, इन सभी की सभी हमें विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त होती है। और जो जिंक से लेकर अपनी ये कॉपर तक है, कॉपर तक जितने भी है, ये सारी की सारी कैसे मिलती है हमें, हम बोलेंगे कार्बन के अपर रूप के रूप में मिलेगी, कार्बन के अपर रूप के रूप में मिलते हैं ये। और जो बच गए इधर आगे, मरकरी, ये Ag, Au,
प्लेटिनम, ये सारे के सारे कैसे मिलेंगे? प्रकृति में मुक्त अवस्था में मिलते हैं। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, अपने को ध्यान में रखना है, याद रहना चाहिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत होने वाला है। ये सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट तो याद होनी चाहिए, हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन इससे देखने को मिल जाएगा आपको। देखो अब बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, न्यूमेरिकल है छोटा सा। यदि एकल फेरे वाली वर्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र बी है तो 10 फेरों वाली वर्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? तो ये तो अपने को पता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? बी इज इक्वल टू फेरों की वर्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है बताओ? तो मैंने पहले की क्लासों में बता चुका हूँ आपको, इस टाइप से अगर हमने लिया है वर्ताकार कुंडली को, इसमें अगर हम धारा आई प्रवाहित कर रहे हैं तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है? तो बी बराबर होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। आर क्या है? इसकी त्रिज्या है, ठीक है। और जैसे जैसे हम सतह पे आते हैं, सतह पे कितना हो जाता है? म्यू नॉट आई बटा में 2 पाई r, ये हो जाता है। ये तो तब है जब इसमें फेरा एक ही है, इसमें सर्कल ही हो रही है कि इसमें हमने जो कोटिंग की है वो एक बार ही की है। अगर इसमें n बार कोटिंग करें, हम इसको n टाइम्स फेरे लगा दें, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू नॉट एन आई बटा में 2r केंद्र पर हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये n टाइम्स हो जाएगी, 10 फेरे हैं तो 10 गुना हो जाएगी ना। तो आंसर क्या आ जाएगा? 10 गुना आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है ना। इसको भी हम ध्यान में रखने वाले हैं। यहाँ पे ये जो बी है, ये बी चुंबकीय क्षेत्र को ही बता रहा है, यानी कि जो पहले बी था अब कितना हो जाएगा? 10 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो मुझे लगता है लास्ट क्वेश्चन है ये, बाकी देख लेते हैं और भी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक रसायन में समस्थानिक का गुण है? कार्बनिक रसायन में समस्थानिक को क्या गुण है, मैंने अभी पहले ही बता दिया आपको। आणविक सूत्र तो समान होते हैं बिल्कुल, किंतु संरचनात्मक व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न होती है। ऊपर वाली व्यवस्थाएं भिन्न होगी ना, नीचे वाले जो सूत्र होंगे वो समान होंगे। बिल्कुल सही बात है, ये एकदम सही होगी। आणविक सूत्र समान होंगे, यानी कि हाइड्रोजन है 1h1 1s2 1s3, ये क्या है आपका? पोटियम या ड्यूटीरियम या टाइट्रियम, ये 3 समस्थानिक हैं, लेकिन इनका अणु तो हाइड्रोजन का ही है ना, अणु तो अपना सेम रहेगा। तो बिल्कुल ये सही बात है, ये अपना आंसर हो जाएगा बिल्कुल। आगे नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। किसी तारे की स्पष्ट स्थिति थोड़ी बदलती रहती है, क्यों बदलती है? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि वायुमंडल के अंदर बहुत सारे परतें हैं, और उन परतों के कारण क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है, जिसी कारण क्या होता है? तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। क्या वास्तव में वो टिमटिमा रहे हैं? तो हम बोलेंगे नहीं टिमटिमा रहे हैं, वो अपना एकल प्रकाश, सतत रूप से प्रकाश बिखेर रहे हैं, लेकिन अलग अलग परतों में प्रकाश अपना अपवर्तन की घटना के कारण क्या करता है? वो हमको टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है, ध्यान रखना भाई। आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है अपना, देखो क्वेश्चन नंबर 99, ये आगे है। निम्नलिखित में से कौन सी जो ग्रंथि है वो ट्रिप्सिन एंजाइम का स्त्राव करती है, ये आपको बतानी है। तो अपने को पता है ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय से निकलने वाली ग्रंथि है ना। अग्नाशय से निकलती है ग्रंथि ट्रिप्सिन, जो हार्मोन होता है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। तो और ये करती क्या है? तो आपको पता है ट्रिप्सिन किसका करती है? प्रोटीन, प्रोटीन का पाचन करती है, बिल्कुल एंजाइम। और अग्नाशय से और भी निकलते हैं, एक निकलता है एमाइलेज। एमाइलेज क्या करेगा आपको पता है? एमाइलेज वसा का पाचन करेगा ना, है ना, फैट को, यानी कि वसा का पाचन करेगा। एक और निकलता है तीसरा, बताओ, ये भी पता होना चाहिए अपने को, लाइपेज। इसके बारे में भी पता होना चाहिए, ये भी क्या करता है? वसा का कार्य करता है। अरे ये एमाइलेज जो आपका है, सॉरी, ये जो लाइपेज है ये वसा का पाचन करता है। एमाइलेज किसा करता है? कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना, इनका करता है, ध्यान रखना भाई। कार्बोहाइड्रेट क्या हो गए अपने अपने को पता है, जैसे स्टार्च हो गया, है ना, ग्लूकोज हो गई, इनका हम पाचन करेगा। वैसे बेसिकली ये माल्टोज वगैरह का करता है, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे, इतना तो अपने को पता है। अब लीवर, सबसे बेसिक जिगर बोलते हैं जिसको, लीवर ही अपना सबसे मेन बॉडी का पार्ट है। अगर ये स्वस्थ है तो पूरा बॉडी अपनी स्वस्थ रहती है। सबसे पहले पता होना चाहिए, यूरिया का निर्माण यही करता है। जो मूत्र में हमारा यूरिया ना, इसका निर्माण यही होता है, ध्यान रखना। इसके बारे में इतनी भी ये इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ये वाला। लार ग्रंथि अपने मुंह में होती है, अपने को पता है, गालों में भी होती है ना। और जो अपने जीभ के नीचे उपस्थित होती हैं, तो यहाँ पे भी अपनी लार ग्रंथियाँ निकलती है, लार ग्रंथि होती है, ध्यान रखना भाई। जठर ग्रंथि ये क्या होती है भाई? गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारे अमाशय में होती है, हमारे पेट में होती है, ठीक है ना। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये यही पता होना चाहिए आपको, प्रोटीन का पहला जो पाचन होता है वो कहाँ होता है? माशय में ही होता है। प्रोटीन सबसे पहले, प्रोटीन का सबसे पहले
सबसे पहला पाचन पाचन कहाँ होगा? आमाशय में होगा। मुंह में किसका होता है? मुंह में कार्बोहाइड्रेट्स का होता है, यानी कि स्टार्च का पाचन होता है, श्राद्ध व्रत में, ठीक है ना। इसके बारे में भी अपने को ध्यान रखना है। तो ठीक है भाई, आज की शिफ्ट मैं यहीं को ख़त्म कर देता हूँ। मैंने जितना हो सकता था मेरे से, मैंने उतना आपको देने की प्रयास किया है। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है और आपको और भी ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर कर देना भाई। कमेंट में बता देना क्या चीज़ आपको और इसमें ऐड करवानी है, या फिर आपको डायरेक्ट ही आंसर पता करने हैं तो वैसा भी अपने कर लेंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और